नमस्कार, जय हिंद। SRJ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी कि हम आने वाली क्लासेस में 1857 की क्रांति शुरू करेंगे। एक ऐसी क्रांति जिसने गुलाम भारत को एक सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया, एक ऐसी क्रांति जिसने भारत की गुलामी से भारत की आजादी तक की जो मानसिकता थी उसको बनाने का प्रयास किया। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत को बताया कि हाँ, आप भी कुछ कर सकते हैं, हाँ, हम भी अपनी इस गुलामी की जो दास्तां है उससे मुक्ति पा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि निश्चित रूप से ये जो 1857 की क्रांति थी ये पूर्ण रूप से सफल नहीं रही थी, लेकिन बावजूद इसके भी मानसिक तौर पर हमें जो शक्ति मिली थी, मानसिक तौर पर हम जो सुदृढ़ हुए थे कि हाँ, हम आजादी पा सकते हैं, इस मानसिकता को बनाने का काम किया था 1857 की इस क्रांति ने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857। कई अलग अलग विद्वानों का मत है, इसे बहुत सारे अलग अलग नामों से कहा जाता है। कोई कह देता है सिर्फ सैनिक विद्रोह, कोई कह देता है कि काले लोगों का गोरे लोगों के प्रति विद्रोह। लेकिन इन सब विचारों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन समझने के बाद कि वास्तव में यह क्रांति थी क्या। तो देखिए, आइए पहले देख लेते हैं कि हम किन किन विषयों पर इस क्रांति के अंतर्गत बात करने वाले हैं, उस पर पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो 1857 की क्रांति यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857, ये हमको पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि पर बात करेंगे, क्या बैकग्राउंड था इसका, उस पर बात करेंगे। उसके बाद पृष्ठभूमि के बाद हम बात करेंगे कि इसका कारण क्या था। कारण के बाद हम बात करेंगे घटनाक्रम पर। घटनाक्रम, अब घटनाक्रम का हम देखेंगे आरंभ और उसके बाद हम देखेंगे विस्तार कि घटना की शुरुआत कैसे हुई और ये जो घटना है ये किस तरह से संपूर्ण भारत में विस्तृत हुई। ठीक, घटनाक्रम को देखने के बाद हम जानेंगे कि ये जो क्रांति है ना, क्रांति ये सफल रही या असफल रही, यानी कि असफलता प्लस सफलता, इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम इस क्रांति के स्रोत और स्वरूप पर बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे इसके महत्व पर, तथा अंतिम में हम बात करेंगे इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। ठीक, इतने बिंदुओं में हमें इस क्रांति को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि देखो, क्योंकि बात करेंगे आगे कि क्या पृष्ठभूमि रही, क्या बैकग्राउंड रहा इस घटना का, जिससे किस बैकग्राउंड के आधार पर 1857 की जो क्रांति थी या 1857 का जो विद्रोह था वो हो सका। उसके बाद उसके कारण की चर्चा करेंगे कि भैया मूल कारण क्या थे, कितने अलग अलग प्रकार के कारण थे जिनका संयुक्त परिणाम था 1857 की क्रांति। इसके बाद बात करेंगे घटनाक्रम पर कि किस तरह से इस घटना का आरंभ होता है और किस तरह से यह घटना संपूर्ण भारत में विस्तारित हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे कि यह घटना सफल थी या असफल थी, सफल थी तो क्यों सफल थी और असफल थी तो किन मायनों में असफल थी। इसके बाद बात करेंगे कि इस घटना के स्रोत हमको कहां कहां से मिलते हैं, मतलब यह घटना हुई थी या जानकारी हमको कहां कहां से पुख्ता तौर पर मिलती है, और इस क्रांति का स्वरूप क्या था। अलग अलग बड़े बड़े इतिहासकारों ने, अलग अलग बड़े बड़े लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, उन सारे मतों को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि अपना मत देने के पीछे उन्होंने क्या तर्क दिए थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस क्रांति का भारतवर्ष में क्या महत्व रहा और उसके बाद हम देखेंगे कि इस क्रांति का क्या परिणाम रहा। ठीक, इतनी बातें क्लियर। चलिए, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर कि 1857 की क्रांति की वास्तव में क्या पृष्ठभूमि रही थी। तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेज, देखिए एकदम कहानी जैसा समझते चलिएगा ना। अंग्रेज क्या करते थे, हमने पिछली कक्षाओं में इस विषय में काफी विस्तार में चर्चा किया था कि अंग्रेज वास्तव में चाहते क्या थे। तो अंग्रेज चाहते थे अपना आर्थिक लाभ।
और हमने इस विषय पर भी बात की थी कि जब हम आंग्ल और मराठा युद्ध पढ़ रहे थे ना, उस समय हमने बात की थी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हमने बात की थी कि जो अंग्रेज थे, देखिए यूरोप जो देश था ना, वहां पर पुनर्जागरण के कारण जो उद्योग धंधे हैं, जो नई नई मशीनें हैं, जो नए नए उपकरण हैं, इनका काफी विकास हो चुका था। और चूंकि ब्रिटेन जो है एक तटीय राज्य है, मतलब ब्रिटेन जो है उसके चारों तरफ कोई और देश नहीं है, तो ब्रिटेन जो है वो सीमा विवाद में कभी उलझा ही नहीं उस समय। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डेवलप करने का काम किया, अपनी विकसितता की ओर काम किया। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा अगर विकसित कोई कंट्री थी उस समय तो वो ब्रिटेन थी। तो ब्रिटेन में अनेक प्रकार के उपकरण, कल कारखाने इत्यादि स्थापित हो चुके थे, लेकिन भैया जगह तो उनके पास कम है ना, अब वो कच्चा माल कहां से लाएं? तो अब उन्होंने ये सोचा कि ये जो भारत है ना, यहां से हम कच्चा माल लेके जाएंगे। और इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी शासन के अंतर्गत जो भारत था उसको कच्चा माल के लिए एक बड़ा हब बना लिया। यहां से वे कच्चा माल लेकर अपने देश जाते ब्रिटेन, और वहां पर उस कच्चा माल से माल तैयार करते, और जो तैयार माल होता था उसको वापस भारत में लाकर बेचते, क्योंकि भारत ही तो सबसे बड़ा मार्केट था उनके लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से भारत जो था उसको वो अपने फायदे के लिए यूज करने लगे। मतलब भारत से जितना भी जो रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाता उनको, उसको लेकर वो जाते ब्रिटेन, ब्रिटेन में जाकर वहां माल तैयार किया जाता, और वहां से जो तैयार जो प्रोडक्ट होता था उसको लाकर वे फिर से भारत में बेचते थे। देखो 1857 की क्रांति मतलब ना, देखो क्या था, हमने देखा था कि अंग्रेजों की जो पहली विजय थी किसी जगह पर वो थी 1757। प्लासी का युद्ध याद आ रहा होगा आपको, सिराजुद्दौला, है ना? तो 1757 से लेके 1857 इन 100 सालों में अंग्रेजों ने जितनी भी भारतीयों के साथ ज्यादती की थी, जितना भी उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे नैतिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, इन सारी घटनाओं का, इन सारे आयामों का एक परिणाम निकलता है, और जो कि एक आक्रोश के रूप में प्रज्वलित होता है, और वही परिणाम है हमारा 1857 की क्रांति। तो इन्हीं 100 सालों के बीच जो घटनाएं हुई उन्हीं को हमको एक ब्रीफ में देखना है कि भाई क्या क्या घटनाएं वास्तव में हुई जिनका परिणाम रहा 1857 की क्रांति। ठीक है ना? देखिए, तो हम बात कर रहे थे बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो इस तरह से जो भारत है वो कच्चे माल के लिए एक बड़ा निर्यातक बन गया, मतलब कच्चा माल यहां से ले जाने लगे उन लोग, और जो तैयार माल है, जो आता था, जो माल बन के आता था वहां से, जो रेडी प्रोडक्ट होता था, उसके लिए भारत जो है वो आयातक देश बन गया अंग्रेजों के लिए। ठीक है ना? अगला देखते हैं, विऔद्योगिकीकरण से कृषि पर निर्भरता में वृद्धि। देखो, अब भारत का सारा कच्चा माल जो है वो अंग्रेज ले जा रहे हैं अपने यहां, और उससे माल तैयार कर रहे हैं और लाके भारत में बेच रहे हैं। तो भैया यहाँ का पूरा कच्चा माल तुम उठा के ले जाओगे तो कहां से हमारे यहाँ उद्योग धंधे बचेंगे, और उद्योग धंधे रहेंगे भी तो उनको कच्चा माल कहां से मिलेगा, क्योंकि सब तो आप लेके जा रहे हो। तो बिल्कुल ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो यही कहता है कि अंग्रेज जो है वो सारा कच्चा माल यहां से ले जा रहे थे, अर्थात यहाँ के जो उद्योग थे उनका विनाश होना शुरू हो गया, जिसे ही हम विऔद्योगिकीकरण कहते हैं या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। और इसी से क्या हुआ, अब उद्योग धंधे तो है नहीं, तो लोगों की निर्भरता किस पर रहेगी? कृषि पर, सॉरी, कृषि पर निर्भरता रहेगी। और इसी कृषि पर निर्भरता के चलते लोगों में धीरे धीरे, अब देखेंगे हम आगे, जो भू राजस्व नीतियां थी अंग्रेजों की, इन सब के चलते जो आक्रोश था वो कहीं ना कहीं धीरे से अपने जड़ में पनपने लगा था, और एक दिन समय आने पर धीरे से वह विस्फोट होता है। उसके बाद देखिए, वही पॉइंट की हम बात करते हैं कि भू राजस्व, देखिए क्या था, भारत की जो जनता थी, तो भारत में उद्योग धंधे तो स्थापित होने से रहे, क्यों? क्योंकि सारा कच्चा माल तो अंग्रेज खा जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में लोगों की निर्भरता कृषि पर आई, और लेकिन कृषि पर निर्भरता होने के बावजूद अंग्रेजों ने इतने गंदे तरीके से भू राजस्व प्रणालियां लागू की। हमने देखा था कि किस तरह से स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सारी व्यवस्थाओं के चलते किसानों को पूर्ण रूप से चूस लिया जाता था। 80% तक के कर लिया जाता था, मतलब आपकी जितनी टोटल इनकम है भैया उसका 80% आप हमको एज अ टैक्स दो, और 20% में आप अपना काम करो, जो करना है आपको, अपना घर चलाओ आप। इस तरह से बातें होती थी। और बीच में जो जमींदार आ गए, तो जमींदारों ने भी धीरे धीरे किसानों का शोषण शुरू किया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत की अधिकतम जनसंख्या उस समय कृषि पर निर्भर थी, और उसी अधिकतम जनसंख्या का जब भू राजस्व नीतियों के माध्यम से तथा जमींदारों के माध्यम से शोषण होना प्रारंभ हुआ, तो लोगों के मन में जो चिंगारी उठी, वही चिंगारी एक दिन शोला का रूप लेती है और बन जाती है 1857 की क्रांति। फूल कभी जब बन जाए अंगारा। ठीक, अब देखो, अब अंग्रेज क्या है, अंग्रेजों को चाहिए कच्चा माल,
तो भाई भारत में तैयार मतलब कहीं पे एकदम रेडी कच्चा माल तो नहीं मिल जाएगा ना आपको, उसको भी तो आपको तैयार करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूमि काफी बड़ी मात्रा में थी, है ना। आज के टाइम में भूमि की कमी हो रही है, बट उस समय के प्रोस्पेक्ट में आप सोच के देखिए कितनी ज्यादा भूमि रही होगी हमारे पास। हमारे ही पूर्वजों की बात करें तो 1,500-2,000 एकड़ जमीन तो किसी के पास भी होती थी उस समय, है ना। जो मतलब थोड़े से भी अगर मध्यम वर्गीय परिवार भी कहा जाए तो हाँ काफी जमीन होती थी, संपत्ति हो ना हो जमीन काफी होती थी, है ना। देखो तो कच्चा माल, अब इसको रिलेट कीजिएगा, है ना। भारत बना कच्चे माल का निर्यातक, और भारत कच्चे माल का निर्यातक बना तो उससे क्या हुई, कृषि पर निर्भरता ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि उद्योग धंधे जो यहां पर हैं वो खत्म होने लगे, और खत्म होने लगे तो कृषि पर उनकी निर्भरता ज्यादा हुई। लेकिन अब भारतीयों की निर्भरता कृषि पर है तो उससे भी अंग्रेज जो है वो चूस के निकाल लेंगे अपनी भू राजस्व नीतियों के माध्यम से। अब देखो, अब भू राजस्व नीतियों के माध्यम से तो चलो अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि पूरा इनसे ले रहे हैं, लेकिन इतने में भी इनको चैन नहीं पड़ा। अब अंग्रेज क्या करते हैं कि भैया देखो, तुम जो चाहोगे वो तुम नहीं उगाओगे, हम जो कहेंगे वो तुमको उगाना पड़ेगा। अर्थात कृषि के रूप में जो अंग्रेज हैं वो क्या क्या उगवाते थे इनसे, नील, अफीम, कपास, ऐसी ऐसी चीजों की खेती कराते थे। अब ये सारी चीजों की जब खेती होगी तब जाके तो अंग्रेजों को कच्चा माल मिलेगा। और इसी कच्चा माल को लेकर फिर अंग्रेज जाते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जाकर वो माल तैयार करते थे और लाकर बेचते थे भारत में। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो, अब कहीं ना कहीं जब अंग्रेज जो है इन वाणिज्यिक फसलों की या इन नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देंगे तो उससे वाणिज्यीकरण होगा किसका, कृषि का। और कृषि के वाणिज्यीकरण तो हो रहा है भैया, चलो ठीक है, आप इसकी हमको ठीक ठाक कीमत दे रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन बेटा पूरे खेत में अगर आप ये सब उगाओगे तो आपके पास खाना कहां से आएगा? अल्टीमेटली आपको जीने के लिए खाना तो चाहिए ना। तो इस तरह से भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि 1757 से 1857 के बीच भारत में कई सारी जगहों पर अकाल का सामना करना पड़ा, इतनी दुर्दशा हो चुकी थी भारत की। और ऐसे समय में फिर बहुत सारी और तत्कालिक घटनाएं भी होती है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक पृष्ठभूमि थी कि वास्तव में क्या स्थिति थी उस समय, और इस स्थिति को बयां करने के लिए कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वो इस प्रकार हैं कि निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुमलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफणी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, तब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह शिगालों की आवाजें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती है, तब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, तब मानवता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। और इसी सारी जो अंग्रेजों की क्रूरता थी उसी का परिणाम निकलकर आता है 1857 की क्रांति या रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आई होप कि यह पृष्ठभूमि क्या थी, अर्थात उस समय की कंडीशन क्या थी, ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब कारण की बात करते हैं कि हमने पृष्ठभूमि तो देख लिया कि क्या पूरा सिनेरियो था उस समय का, लेकिन वास्तव में कितने प्रकार से इस आंदोलन के कारण को समझा जा सकता है, क्या क्या वास्तव में कारण रहे होंगे कि 1857 में इतनी बड़ी क्रांति की आवश्यकता भारत को पड़ी, इस पर बात करते हैं। तो कारण के भी कई आयाम हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण हम देखेंगे, फिर प्रशासनिक तौर पर क्या कारण थे वो देखेंगे, सामाजिक धार्मिक तौर पर कारण देखेंगे, आर्थिक रूप से क्या कारण बनते हैं वो देखेंगे, फिर सैन्य कारण, और लास्ट में तत्कालीन परिस्थितियां उस समय क्या थी, अर्थात जो तात्कालिक कारण था वो देखेंगे हम। तो चलिए राजनीतिक कारण की बात करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत हमने पढ़ा था दो चीजें, दो टॉपिक, मैंने इसीलिए उन दोनों टॉपिक को पहले पढ़ा दिया था कि वो अभी काम आएंगे आपको। एक थी सहायक संधि, ठीक है, और दूसरी थी व्यापक सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत, या इसे ही हम हड़प नीति भी कहते हैं। तो देखो सहायक संधि, वेलेजली जो लॉर्ड वेलेजली था उसकी सहायक संधि
के तहत बहुत सारे राज्यों को उसने अपने राज्य में मिला लिया, है ना। जैसे सबसे पहले उसने हैदराबाद को मिलाया, फिर मैसूर को मिलाया, फिर तंजौर को मिलाया, फिर अवध को मिलाया, है ना, फिर पेशवा को मिलाया, फिर भोसले को मिलाया और लास्ट में सिंधिया को मिलाया। इस तरह से लगभग जितने बड़े बड़े राज्य थे सारे राज्यों को सहायक संधि के तहत इसने अपने राज्य में मिला लिया। और चूंकि किसी राज्य का राजा अगर अपमानित होता है तो उस राज्य की जनता भी स्वयं को अपमानित महसूस करती है, और यही हुआ यहां पर भी जब वेलेजली ने उनके जो राजा थे उनके साथ बेइज्जती की और उनको हटा दिया। या फिर यूं कह सकते हैं, हटाया तो नहीं था वेलेजली ने सहायक संधि के तहत पूर्ण रूप से वहां के राज्य को अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था। अर्थात वहां पर उनका रेजिडेंट होता था राज्य के दरबार में, और राज्य के पास सेना तो थी नहीं, तो भैया जिनके पास सेना है वही तो असली मालिक होगा ना। तो कुल मिला के परोक्ष रूप से अंग्रेज ही उन राज्यों के मालिक बन चुके थे, ठीक है। इसके बाद व्यापक सिद्धांत डलहौजी ने अपने हड़प नीति के तहत कह दिया कि भैया अगर आपकी संतान नहीं है तो गोद आप नहीं ले सकते हो। और इस तरह से जो डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के तहत भी अनेक जगहों से जो लोगों के बीच में जो आक्रोश था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1857 में आकर फूटता है। जैसे डलहौजी के व्यापक सिद्धांत की बात करें तो हमने बात की थी ना कि जो पेशवा थे उनको पेंशन देकर भेजा गया था बिठूर, कानपुर के पास बिठूर। पिछली कक्षाएं अगर आपने नहीं देखी होंगी तो प्लीज जाकर पहले पिछली कक्षाओं को पढ़िए, तब जाके इस चीज को आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं अचानक से कोई चीजें बोलता हूं उसमें आप नहीं समझ पाएंगे उसको, अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी तो आपका घूम जाएगा दिमाग, है ना। तो जाकर पिछली कक्षाएं देखिए, एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से हम इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं और इसी तरीके से पढ़ना भी चाहिए इतिहास को, ठीक है। तो भेजा गया था बाजीराव सेकंड, उसको पेंशन पर भेजा गया था बिठूर, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसने गोद लिया था एक बच्चे को जिसका नाम था धोंदू पंत, जिसे बाद में नाना साहब कहा गया। और इन्होंने क्या कहा कि भैया देखो हमने पेशवा को अर्थात बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन देना स्वीकार किया था, तुमको नहीं, तुम उनके पुत्र हो, तुम्हारी बात अलग है, लेकिन फिर भी हम तुमको नहीं देंगे पेंशन। और इस तरह से नाना साहब का जब पेंशन बंद होता है तो नाना साहब देखिए किस प्रकार से कानपुर से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे कि अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो है ना वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश का होना तय था। देखिए वहीं 1800 इन दोनों सिद्धांतों से हटके 1853 में ना इन्होंने बरार को जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लिया, और वहीं 1856 में जो अवध था, अवध, इसको देखिए चूंकि अब उस समय कौन था गवर्नर, डलहौजी। अब डलहौजी जो है ये अगर आपके राज्य में उत्तराधिकारी नहीं है तो आपका राज्य हमारा होगा, ये इसका व्यापक सिद्धांत था। लेकिन ये अवध जो राज्य था इसके पास तो उत्तराधिकारी भी था, लेकिन इसको भी ये हथियाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बंगाल और दिल्ली के बीच में अवध वाला एरिया पड़ता था और यहां पर इनको अपना प्रभुत्व स्थापित करना जरूरी था, क्योंकि दोनों जगह इनको कनेक्टिविटी भी तो बैठानी है। तो इस प्रकार अवध को इन्होंने बिना व्यापक सिद्धांत के क्लॉजेस को फॉलो किए सीधे कुशासन के आधार पर कि भैया आप यहां अच्छा शासन नहीं कर रहे हो, ये बोले अवध के नवाब को जाकर, और इस तरह से अवध को 1856 में अपने राज्य में जबरदस्ती मिला लिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता थी उनका भी, यहाँ के जो राजा थे उनका भी आक्रोश जो है वो अंदर ही अंदर जो है उसका बीज वपन हो चुका था, ठीक। ये तो थी हमारी राजनीतिक कारण की बात। तो आइए अब बात करते हैं कि प्रशासनिक कारण क्या था, प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से जो है भारतीयों का शोषण करता था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उच्च पद, मतलब अंग्रेजों का की जो कंपनी थी उसमें जो उच्च पद थे उस पर केवल और केवल अंग्रेज जो व्यक्ति थे उनकी ही नियुक्ति हो सकती थी, अर्थात अंग्रेजों को ही उच्च पद पर बिठाया जा सकता था। भारतीय अगर योग्य हैं तो भी उनको नस्ल भेद की मानसिकता के कारण उनको उच्च पद पर नहीं बिठाया जाता था। कहीं ना कहीं जो योग्य रूप से जो भारतीय थे उनके मन में भी ये दुर्भावना जो है वो घर कर गई, जिसके कारण 1857 की क्रांति में उन्होंने योगदान दिया। वहीं जो भारतीय जज होते थे उस समय के, भारतीय जज बैठे हैं अपने कोर्ट में। अब वहां पर अगर देखो एक सिचुएशन आप सोचिएगा कि कोई भारतीय किसान है मान लो, उसके साथ जाकर किसी अंग्रेज अधिकारी ने बदसलूकी कर दी या अवैध रूप से वसूली कर दी या उसको मार दिया, जो भी व्हाटएवर। ऐसी स्थिति में अगर वो किसान जाकर कंप्लेन करता है किसी कोर्ट में और अगर उस कोर्ट का जज मान लो भारतीय होता है
तो क्योंकि उस केस में एक अंग्रेज अधिकारी इन्वॉल्व है, अतः वो भारतीय व्यक्ति जो है वो अंग्रेज वाले केस की सुनवाई नहीं कर सकता। जिस केस में अंग्रेज इन्वॉल्व है उस केस की सुनवाई केवल एक अंग्रेज ही करेगा। और इससे भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनके मन में एक हीनता की भावना घर कर गई थी। ठीक है। वहीं डलहौजी और कैनिंग का दुर्व्यवहार की अगर हम बात करें तो ये जो डलहौजी था ना, इसने तंजौर और कर्नाटक, लोकेशन आप प्रेस कर पा रहे होंगे, भारत का मैप मैंने कई बार बताया आपको नीचे, भारत दक्षिण भारत में तंजौर और कर्नाटक। तो ये जो तंजौर और कर्नाटक के जो नवाब थे ना, इनकी उपाधियां इसने जब्त कर ली थी, अर्थात इनकी उपाधियों को हटा दिया था डलहौजी ने। इसके अलावा इसने जो मुगल सम्राट थे उस समय के, बहादुर शाह जफर, उनको इसने कहा था कि आप देखो, आप लाल किला खाली कर दो। अर्थात लाल किला खाली करने के लिए जो पूरे भारत की आस्था थी उस समय मुगल सम्राट में, पूरे भारत के लोग उसको अपना सम्राट मानते थे, उसको जाकर बोल रहे कि तुम अपना किला खाली करो। तो भारत के लोगों में तो आक्रोश का आना लाजमी है बिल्कुल। वहीं लॉर्ड कैनिंग की बात करें, देखिए अब यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कैनिंग था। डलहौजी मत लगाइएगा, डलहौजी जो है 1856 में सब कर्मकांड करके निकल चुका है, जा चुका है, और इसी का किया जा रहा होता है जिसको कैनिंग भोगता है आगे चल के, है ना। देखो तो कैनिंग ने कहा कि जो बहादुर शाह जफर थे मुगल सम्राट दिल्ली के, उनको कहा कि बहादुर शाह जफर तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद इनके जो वंशज होंगे इनको मुगल सम्राट नहीं कहा जाएगा, केवल राजा कहा जाएगा। सीधे सीधे उनकी उपाधि को ही गिरा दिया। तो इससे भी लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। वहीं प्रशासन में जैसे दो लोग हैं, जैसे एक मैं और एक और किसी व्यक्ति को आप एज्यूम कीजिए, हम दो लोग एक साथ नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती हुए हैं। अब जब हमारा जॉब टेन्योर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जब प्रमोशन की बारी आएगी, तो मैं हिंदू हूं और ये मेरे साथ जो है वो ईसाई है, तो इसको वरीयता दी जाएगी प्रमोशन में। मतलब हर तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण में, प्रशासनिक तंत्र में ईसाइयत को ही वरीयता दी जाती थी उस समय। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, या पारसी हो, जैन हो, सिख हो, उससे कोई मतलब नहीं था उनको ईसाइयत को ही वरीयता देनी थी, अपने धर्म का भी प्रचार करना था। हम देखेंगे कि आगे किस तरह से 1833 के चार्टर से जो है भारत में किस तरह से ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कितने सारे कदम उठाए, आगे देखेंगे जब हम एक्ट पढ़ेंगे उस समय। तो देखिए, अब ये तो है कि ईसाइयत को ही इन्होंने वरीयता देना शुरू किया हर दृष्टिकोण से, ये एक कारण हो गया। और हमने पढ़ा कि किस तरह से कृषि का पूर्ण रूप से जितना अधिक से अधिक दोहन किया जा सकता था अंग्रेजों ने किया है, और इसी के चलते भारत में अकालों की बारंबारता जो है वो बढ़ती चली गई। बार बार अलग अलग जगह पर अकाल आते गए, इतने मतलब उपजाऊ भूमि पर भी, बंगाल जैसी उपजाऊ भूमि जिस पर भी अकाल आ गया, तो इस तरह से अकालों की जो बारंबारता थी उसने भी ये जो अंग्रेजों का प्रशासनिक तंत्र था उसकी पोल पट्टी पूरी खोल के रख दी। और ये सारे कारण भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति हेतु परोक्ष रूप से जिम्मेदार साबित होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण की। सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों ने ऐसा क्या इंटरफेयर किया जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। ठीक है। तो देखिए 1813 का चार्टर याद रखिएगा। 1813 के चार्टर से जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी, इनको भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई 1813 के चार्टर से। अब ईसाई मिशनरी आए और अपने धर्म को धीरे धीरे जो है फैलाना शुरू किया। और धर्म का प्रचार भी इन लोग कैसे लोगों के पास जाकर करने लगे? तो देखिए, आदिवासी, जनजाति, बेरोजगार, अनाथ, विधवा, मतलब जो समाज के जो शोषित वर्ग थे उसको इन्होंने लालच दिया और ईसाई बनाते गए धीरे धीरे। और इससे कहीं ना कहीं ईसाइयत बढ़ी, और ईसाइयत के बढ़ने से जो भारत का मूल धर्म है अर्थात हिंदू धर्म हो गया, भारत में उस समय काफी मात्रा में मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम हो गया, इन लोगों के बीच आक्रोश काफी बढ़ता गया क्योंकि लोगों को जबरदस्ती इन्होंने ईसाई बनाना शुरू किया। इसके बाद 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया। ये डलहौजी के समय लाया गया था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम यह कहता है कि देखो पहले क्या होता था कि कोई मान लो कोई पिता है, उसका बेटा मान लो ईसाई बन गया जाके, तो उसके पिता को ये अधिकार था कि उसका पिता जो है वो अपने बेटे को बेदखल कर देता था अपनी जायदाद से कि जा बेदखल किया तुमको मैंने। सूर्यवंशम याद आ रहा है ना? देखो
तो 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया डलहौजी के समय, और इसमें कह दिया गया कि अगर तुम्हारा बाप तुमको बेदखल भी कर देता है ना, फिर भी तुम उस जो संपत्ति है उसके वारिस रहोगे। अर्थात तुम ईसाई धर्म अगर स्वीकार करते हो तो तुमको तुम्हारी जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह था धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। अर्थात जो तुम योग्य थे पहले अपनी जायदाद से बेदखल होने के लिए, उससे तुमको निर्योग्य कर दिया गया क्योंकि तुमने हमारे धर्म को अपना लिया है। इस तरह से इस भावना के साथ 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाई गई थी। इसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। देखिए 1856 में डलहौजी चला गया है ना, तो डलहौजी के समय ये जो बिल था ये प्रस्तुत हुआ था विधवा पुनर्विवाह के लिए। लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके समय लाया गया, अगर ये पूछता है तो आप कैनिंग लगाइएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय ये पारित हुआ था। प्रस्तुत डलहौजी के समय हुआ था, पारित कैनिंग के समय हुआ था। तो हमारे देश की पुरानी जो संस्कृति रही, हालांकि ये गलत है, मैं भी इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन भाई संस्कृति तो संस्कृति है, उसमें आप हस्तक्षेप करोगे तो लोगों के आक्रोश का, लोगों के कोप का तो भाजन आपको बनना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। तो विधवाओं को उस समय विवाह की अनुमति नहीं थी, क्योंकि भारत शुरुआत से ही पितृसत्तात्मक रहा है, केवल वैदिक काल को छोड़ दे तो विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ला दिया गया, जिसके तहत विधवाएं जो थी वो जाकर किसी और पुरुष से विवाह कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों के मन में आक्रोश का एक कारण बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये सब घटनाएं तो 1800 के दशक की है ना, सदी की है। अब मान लो 1800 के पहले की अगर हम बात करें तो सती प्रथा को बंद किया जा चुका है, दास प्रथा को बंद किया जा चुका है, नर बलि को बंद किया जा चुका है। जबकि नर बलि उस समय में, जैसे हमारे यहाँ पे दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर में देख लीजिए, नर बलि की प्रथा काफी समय तक प्रचलित रही है। तो इस तरह से नर बलि भी उस समय काफी लोगों की आस्था का विषय होता था। सती प्रथा भी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, और ऐसे मामलों में एकाएक एक अधिनियम बना के इसको बंद कर दिया जाना, ये भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में मानसिक तौर पर आक्रोश को उत्पन्न करने का काम करता है। यही सबसे बड़ा जो चेंज इसने लाया वो थी पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा जो थी उसने हमारे ही युवाओं को एक अंग्रेजी सोच के साथ धीरे धीरे पैदा करना शुरू कर दिया। आज के डेट में तो मैक्सिमम वही हो गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि आज भी हम उसी शिक्षा पद्धति का पालन करते हुए आ रहे हैं। तो भाई देखिए, अपनी संस्कृति को जानिए, पहचानिए, अपनी संस्कृति का पालन कीजिए। काफी अच्छी संस्कृति है हमारी। हालांकि कुछ गलत चीजें हैं, लेकिन वो अब नहीं है, वो उस समय में थी। हमारी संस्कृति में भी, हमारे धर्म में भी काफी गलत चीजें थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल अपनी संस्कृति पर प्राउड होना चाहिए यार, प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना। तो इस तरह से पाश्चात्य शिक्षा का भी जो प्रभाव था वो उस समय काफी पड़ा, जिसके कारण जो हमारे युवा थे वो अंग्रेजी सोच के पैदा होने लगे, और इससे भी कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग थे उनके बीच अंग्रेजों के लिए आक्रोश जो है वो पैदा हुआ था। तो ये तो हुआ हमारा सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आर्थिक कारण पर, कि आर्थिक तौर पर अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीयों के जीवन में इंटरफेयर किया, जिसके कारण भारतीयों में आक्रोश पैदा हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां, अंग्रेजों की तीनों भू राजस्व नीतियां हमने काफी डीप में पढ़ी है ना, चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे महालवाड़ी हो। और इन तीनों व्यवस्थाओं को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकल के आता है कि अल्टीमेटली जो अंग्रेज थे उन्होंने पूर्ण रूप से किसानों का शोषण किया है, बहुत ज्यादा शोषण किया है। किसानों के पास 2 वक्त के खाने तक के लिए नहीं होता था, इतना ज्यादा शोषण किया है। इसके अलावा अब भारत को उन्होंने कच्चे माल के लिए एक हब बना लिया। यहां से कच्चा माल लेके ब्रिटेन जाते, वहां से उस सामान को तैयार करके फिर भारत में लाते। तो इस तरह से भारत के जो पारंपरिक उद्योग है, जैसे बुनकर उद्योग हो गया, हाथ करघा उद्योग हो गया, ये सारे उद्योग जो हैं वो धीरे धीरे बंद होते चले गए, और जिससे इनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और लोगों की आर्थिक स्थिति पर जब कभी प्रभाव पड़ा है वो एक आक्रोश के रूप में ही उभरा है। इसके अलावा कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया कि भैया देखो, तुम अब उद्योग धंधे बंद हैं तो भारतीयों की अधिकतम निर्भरता जो है वो कृषि पर ही हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, कृषि भी जो हम बोलेंगे उसकी करोगे तुम। और इस तरह से उन्होंने नील, अफीम और कपास इत्यादि की खेती पर जोर दिया, और कहीं ना कहीं इससे भारत में खाद्यान्न का संकट जो है वो पैदा हुआ। कई बार भारत में अकाल पड़ा, और लोगों के पास जब खाने के लिए भी नहीं होता ना, तब जाके लोगों का जो गुस्सा है वो फूटता है, और उसी गुस्से का नाम था 1857 की क्रांति। वही बात करते हैं सैन्य कारण की। तो याद रखिएगा, अगर अंग्रेजी सेना की बात करें तो उसमें 5:1 में
जो है सेना का जो रेशियो था वो था, इसमें से 5 भारतीय और 1 अंग्रेज, मतलब 5 भारतीय के सामने 1 अंग्रेज, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। 5 भारतीय के रिस्पेक्ट में 1 अंग्रेज होता था। तो भारतीय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थे, 5 गुना ज्यादा थे अंग्रेजों से। इसके बाद भी जो भारतीय लोग थे ना, उनको ना तो बड़े पद पर जाने दिया जाता था, ना तो उतना मान सम्मान मिलता था, क्योंकि नस्लीय भेद की स्थिति थी ना। हम गोरे हैं, तुम काले हो। भाई भारत के लोग भी गोरे चिट्टे होते हैं यार, लेकिन भारत को वो काले ही बोलते थे, भारत वाले लोगों को। और इस तरह से भारत के जो लोग थे ना, कितना अच्छा काम कर ले, अधिकतम पहुंच गए तो सूबेदार के पद तक, मतलब आज का इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, उससे ऊपर के ओहदे तक के वो जा ही नहीं सकते थे। और अंग्रेज जो है साथ में ही दोनों भर्ती हुए हैं, एक अंग्रेज है एक भारतीय है, तो वो सीधे सीधे डीएसपी, एसपी, फिर आईजी, डीआईजी तक के रैंक तक पहुंच गया। और वहीं जो हम भारतीय है वो उसी ओहदे से शुरू किया हुआ, वो इंस्पेक्टर से ऊपर का पद पा ही नहीं सकता था, उस समय सूबेदार के पद से ऊपर जा ही नहीं सकता था। ठीक है, तो इस कारण जो सेना थी उसमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश था। इसके अलावा 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, और इस सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत कहा गया कि मतलब जो सैनिक जो भारतीय थे उनको कहा गया कि आपको हम जहां कहें जब भी कहें जाना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय हमारे देश में धार्मिक तौर पर ऐसी मान्यता थी कि अगर आप समुद्र को पार करके जाते हैं तो आपके साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है, या इसको अशुभ माना जाता था समुद्र पार कर दूसरे देश जाना। लेकिन अंग्रेजों ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लाया, सॉरी, और इसी के चलते जो भारतीय जो लोग थे उनके मन में आक्रोश हुआ, क्योंकि विदेशों में भी लेकर जाने लगे ना भारतीय सेना के जवानों को ये, और समुद्र पार करके जाने लगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म के खिलाफ था, हमारी जो संस्कृति थी उसके खिलाफ था। हमारी संस्कृति कहती थी कि अगर आप समुद्र पार करके जाते हैं तो वो एक अशुभ का प्रतीक होता है। और इस तरह से ये जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम है, इसने भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच आक्रोश पैदा करने का काम किया। और 1854 में आया था इसके पहले डाकघर अधिनियम। तो देखो, जो सैनिक होते थे ना, उनको कुछ विशेष छूट प्रदान की गई थी कि जो अंग्रेज जब चिट्ठी लिखते थे ना, भाई सीधी बात है, सैनिक जो है वो अपने घर से दूर है, तो घर वालों से कम्युनिकेट तो करते रहेंगे ना, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है हमें तड़पाती है। तो इसी तरह से जो सैनिक थे उनको चिट्ठी लिखने की छूट थी अपने घर से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया और कहा गया कि जो हमारी डाक टिकट होती है ना, वो अब आपको भी खरीदना पड़ेगा। पहले आम लोगों को खरीदना पड़ता था, और लेकिन सेना के जवानों को छूट थी उसमें। अरे तो इतना कम पेमेंट, ऊपर से जितनी बार आप खत भेजोगे उतनी बार आपको डाक टिकट खरीदना पड़ेगा बोल रहे हो, जबकि आप उन्हीं की सेवा कर रहे हो, तो फिर तो गलत है ये। सेना में आक्रोश का उठना लाजमी था, बहुत ज्यादा आक्रोश इन कारणों से भी उठा। ठीक है, तो इस तरह से ये था सैन्य कारण कि सेना में कौन कौन सी वजहें थी जो आक्रोश का कारण बनी। ठीक, अब बात करेंगे तात्कालिक कारण की। देखो, ये सब कारण तो जितने भी कारण हमने पढ़े, ये कारण तो काफी लंबे कारण है, काफी लंबे समय से चलते आ रहे कारणों की वजह से जो आक्रोश थे वो थे। लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में उस समय ऐसा क्या हुआ जिसने उसी समय क्रांति को होने के लिए विवश कर दिया। तो तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो बात है दिसंबर 1856 की। दिसंबर 1856, तो उस समय भारत में जो सेना थी अंग्रेजों की, उसमें भारतीय भी होते थे। हमने पढ़ा था ना कि 5:1 में होते थे, तो मतलब 5 भारतीय सेना और 1 अंग्रेजी सेना, इस तरह से। ठीक है, तो दिसंबर 1856 में जो उस समय सेना के पास जो बंदूक थी, लोहे की बंदूक थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। तो ये जो ब्राउन बेस गन थी ना, ये काफी ओल्ड मॉडल हो चुकी थी उस समय, और अंग्रेजों को अपनी सेना को अपग्रेड भी करना था। तो इस तरह से इस ब्राउन बेस गन के स्थान पर अंग्रेजों ने फिर लाया इनफील्ड राइफल, या यूं कहें न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजों ने, और भारतीय लोगों को लाकर दिया ये जो न्यू इनफील्ड राइफल था इसको, जो सेना में थे। लेकिन इस न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज होता था ना, कारतूस अर्थात इस बंदूक की जो गोली होती थी, उस गोली का जो ऊपरी हिस्सा था उसको दांत से खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे एक अफवाह फैली कि भैया ये जो कारतूस है ना, इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। और ये सुनते ही अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया यार, कि भैया गाय मतलब हिंदुओं के लिए गाय मतलब माता का दर्जा है सीधे सीधे।
और मुसलमानों में सुअर को देख लेना भी उन लोग इतना बुरा मानते हैं, उनके मतलब सुअर को देख लेना भी मुसलमानों में हलाल माना जाता है, तो इस हराम माना जाता है, सॉरी। तो इस तरह से रॉयल एनफील्ड नहीं, न्यू इनफील्ड राइफल जो था, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, ऐसा अफवाह फैल गया। अब जो अंग्रेजी सेना में भारतीय थे अर्थात जो हिंदू और मुसलमान थे, उनको काफी मतलब दिक्कत हुई है सुन के, यार अच्छा नहीं लगा। अब वो जाके अधिकारियों से पूछे कि भाई ऐसा ऐसा हम सुन रहे हैं, क्या सही बात है? अंग्रेज जो अधिकारी थे बड़े उनके, उन्होंने एक सिरे से इस चीज को नकार दिया कि बेटा नहीं है, इसमें कोई गाय सुअर की चर्बी नहीं मिली है, बिंदास होकर यूज करो। तो फिर लोगों ने यूज करना शुरू किया उसको। लेकिन कुछ समय बाद जब जांच हुई तो यह पता चला कि भैया इसमें तो सही में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। अब दिमाग खराब, क्योंकि यूज तो कर चुके थे, दांत से टच तो कर चुके थे। अब ऐसी स्थिति में इतना ज्यादा उनका दिमाग खराब हो गया ना, तब जाके जो अंग्रेज थे उन्होंने वहीं पर विद्रोह, जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, उन्होंने वहीं पर विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह से शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। अर्थात वही जो चर्बी वाला कारतूस था, जो कि ये गन का नाम याद रखिएगा, जो ब्राउन बेस गन है उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल लाया गया था। उस न्यू इनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली होने के कारण जो सेना में जो भारतीय लोग थे उस समय, उनके मन में आक्रोश की भावना आई। और अब सेना के लोग तो होते हैं यार कि बस मौका दिखा और लगा दिए, गुस्से वाले होते हैं थोड़े से। तो यही क्या, उन्होंने सशस्त्र वहां पर विद्रोह कर दिया और वहीं से शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। ये था 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण थे वो। अब वास्तव में 1857 की क्रांति किस तरह से शुरू हुई, क्या क्या इसमें घटनाएं घटी, क्या इसका महत्व था, क्या इसका स्वरूप था, क्या इसके स्रोत थे, फिर परिणाम, इन सारी चीजों पर हम आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। इस क्लासेस में बस इतना ही। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। एक अंडरस्टैंडिंग आप अपना डेवलप कीजिए इन सारी चीजों को लेकर, एक एनालिसिस खुद का कीजिए कि क्या उस समय की परिस्थिति रही होगी। और फिर भी अगर आपको डाउट होता है कहीं पर तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।